वेव तथा ऑसिलेशन के इस पाठ्यक्रम के प्रथम मॉड्यूल में आपका स्वागत है। ऑसिलेटरी घटना एक ऐसी चीज़ है जिससे हम वास्तविक जीवन में अक्सर मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए हमने ऐसे चीज़ों को देखा है जैसे कि घड़ियों में पेंडुलम, हमने बगीचों में बच्चों के खेलने के झूले देखे हैं और यहाँ मेरे पास एक पेंडुलम है। और हम वास्तविक जीवन में भी ऑसिलेटरी घटनाओं से बार बार विभिन्न रूपों में परिचय होते रहते हैं। इसलिए इस पाठ्यक्रम में एकल पार्टिकल के ऑसिलेशन से परिचित होने वाले हैं। और यदि उनमें से कई कण एक साथ कार्य करते हैं और एक साथ ऑसिलेशन शुरू करते हैं तो वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। और इस पाठ्यक्रम में हम वेव से भी परिचय करेंगे। तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि ऑसिलेशन से हम क्या मतलब रखते हैं। मेरे पास एकल पार्टिकल है, बहुत कुछ पेंडुलम के इस बॉब की तरह है जो मेरे पास यहाँ है। और अगर मैं इसे ऑसिलेट करने से संबंधित करता हूँ तो यह किसी औसत स्थिति के आसपास ऑसिलेट करता है। यह हमारे लिए एक ऑसिलेशन है जो वास्तव में अनंत तक नहीं चलता रहता है, या वास्तव में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से अधिक दूर तक नहीं जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकता हूँ तो वह जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से बहुत दूर चला जाता है और अपनी मूल स्थिति पर वापस लौट के नहीं आ जाता है। वह एक ऑसिलेटरी घटना नहीं है। तो हम ऐसे घटना देख रहे हैं जो एक ही जगह का बार बार अन्वेषण करते हैं। इसी के भांति एकल पार्टिकल के भी ऑसिलेशन होंगी। दूसरी ओर आप वास्तव में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को एक साथ जोड़ सकते हैं जिससे कि वे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया शुरू कर रहे हों और आप उन्हें ऑसिलेट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़ें करने का प्रयत्न किया होगा जैसे कि किसी स्ट्रिंग को दो दीवारों के बीच में बांधना और फिर उसे थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश। वह एक दूसरे से बहुत करीबी पैक किए गए पार्टिकल की तरह होती है और जब आप उसे छेड़ते हैं तब आप मूल आधार पर एक पार्टिकल को ऑसिलेट कर रहे हैं, परंतु शीघ्र ही वह उन पार्टिकल को डिस्टर्बेंस प्रदान करता है जो उसके निकट हैं, तथा शीघ्र ही आप यह देखेंगे कि स्ट्रिंग में दोनों दिशाओं में वेव गमन कर रहे हैं। यह वेव की घटना है। जब आपके पास बहुत सारे कण एक साथ युग्मित होते हैं तो वे एक दूसरे से परस्पर क्रिया करने लगते हैं और वेव फॉर्म आपातिक परिघटनाओं में से एक हैं। इस पाठ्यक्रम का प्रेषण एकल पार्टिकल के ऑसिलेशन और वेव जो कि एक साथ कपल कई पार्टिकल के ऑसिलेशन होते हैं, दोनों से संबंधित है। अब फिजिक्स एक प्रायोगिक विषय है, मतलब जो कुछ हम सीखना चाहते हैं वह मूल रूप से नियंत्रित है कि कोई वास्तविक भौतिक घटना क्या करती है। हम वास्तविक भौतिक घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि हम उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं और आशापूर्वक उसके लिए एक गणितीय मॉडल लिख सकते हैं और देखें कि क्या कोई मॉडल सही कार्य कर सकता है और इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। चलो मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉब से बंधा स्ट्रिंग का सिस्टम है और यह अगर मैं इसे यह करने दूं तो यह ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो जब भी आप इस तरह की एक घटना देखते हैं तो सबसे पहली सोचने की बात यह है कि इस सिस्टम के बारे में हम क्या रोचक सवाल करना चाहते हैं। पहली दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके साथ कोई समय की अवधि जुड़ी हुई है, अर्थात कोई निश्चित समय हो सकता है जब पार्टिकल यहाँ से शुरू होते हुए वहाँ चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं और आशापूर्वक वे नहीं बदलते हैं। तब शायद मैं यह जानना चाहूँगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है। पर यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि वह एक उच्च स्तर का प्रश्न है। जैसे ही मैं यह देखता हूं कि मैं यह कर सकता हूं कि मुझे टाइम पीरियड के बारे में जानने और समझने की ज़रूरत है, लेकिन वहां पर और भी अधिक विस्तृत जानकारी है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए समय के फंक्शन के रूप में बॉब की स्थिति, ताकि दी गई समय के क्षण में यह बॉब कहां पर स्थित है और कितनी तेजी से गति कर रहा है, वेलोसिटी और त्वरण, ये सभी क्वांटिटी समय के एक फंक्शन के रूप में। तो यह काफी विस्तृत आकार की जानकारी है जो शायद मैं इसके बारे में प्राप्त करना चाहता हूं। और हो सकता है कि वह अन्य सवाल जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं वह ऊर्जा के बारे में है। जब मैंने यह किया, मैं इसमें डाल रहा हूं, मैं इसे कुछ ऊर्जा दे रहा हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बॉब
वास्तव में एक पूर्ण ऑसिलेशन पूरा करने में कितनी ऊर्जा खर्च करता है? निस्संदेह बहुत से और प्रश्न हो सकते हैं। कम से कम इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानना चाहते हैं। एक और बात जो शायद पहले सप्ताह में ही नहीं दिखाई देगी, यह तथ्य है कि जब आप ऑसिलेशन शुरू करते हैं और इसे देखते रहते हैं, कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाएगा और वह इस तरह से मूल रूप से अपनी इस आरंभ पॉइंट पर वापस आ जाएगा, और वह केवल इसलिए है क्योंकि डिसिपेशन इस तरह के डिम्प्ड ऑसिलेटर्स कुछ और आगे आने वाले लेक्चर्स का विषय हैं और इसे हम बाद के मॉड्यूल में देखेंगे। आइए हम यहाँ पर हमारे पेंडुलम पर वापस आ जाते हैं और आइए देखें कि इस सिस्टम के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब इस सिस्टम पर कुछ नहीं किया जाता है तो बॉब की स्थिति वह होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम स्थिति कह सकते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर रखे बॉब पर कोई नेट बल नहीं अनुभव होता है, इसीलिए यह वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। और यह बहुत उपयोगी है क्योंकि यदि आप इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को मापना चाहते हैं तो आप इसे इस इक्विलिब्रियम स्थिति के सापेक्ष में कर सकते हैं। आप वास्तव में यहाँ इस प्रकार एक स्केल रख सकते हैं और अपनी स्केल के शून्य से इक्विलिब्रियम स्थिति को सन्निपतित करके माप सकते हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट या तो दोनों पक्षों पर पॉजिटिव या ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ऋणात्मक हो सकता था और यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और शून्य वह स्थान है जहाँ आपका इक्विलिब्रियम स्थिति स्थित है। इस स्थिति में कभी भी कुछ नहीं होगा, बॉब जैसा का तैसा ही रहेगा। अब यदि मैं इसे ऑसिलेट करना चाहता हूं तो मुझे इसे यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना होगा और फिर इसे छोड़ दूं और यह ऑसिलेट करना शुरू करता है। इससे हमें पता चलता है कि इसे करने में मैंने इस बॉब को ऊर्जा प्रदान की है। इस सिस्टम को ऊर्जा देने का मेरा तरीका इसे थोड़ा सा अलग करके इसे छोड़ देना है। मेरे द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा के अनुरूप बॉब ऑसिलेशन शुरू करेगा, इसलिए यदि मैं इसे अपनी इक्विलिब्रियम स्थिति से थोड़ा सा दूर खींचकर और अधिक ऊर्जा दे सकता हूं जिसमें यह ऑसिलेट भी करेगा तो यह अधिक डिस्प्लेसमेंट भी दर्शाएगा। दूसरा निष्कर्ष जो हम देखते हैं और हम आज जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि जब तक मैं वह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर लेता और उसे कुछ ऊर्जा नहीं देता तब तक वह असलियत में वहां से वापस नहीं आ जाता जहां से उसने शुरू किया था। इक्विलिब्रियम स्थिति वह जगह है जहां वह आराम से बैठता है जब कुछ भी नहीं होता है, और अगर मैं इसे इन दोनों दिशाओं में घुमाता हूं, या तो इस पक्ष में या उस पक्ष में, यह इक्विलिब्रियम स्थिति पर वापस जाने का प्रयास करता है। अर्थात ऐसा कुछ है जिसे हम रिस्टोरिंग बल कह सकते हैं। एक बल जो बॉब को पुनः इक्विलिब्रियम स्थिति में वापस लाने की प्रवृत्ति रखता है, जो तभी काम करने लगता है जब मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं। रिस्टोरिंग बल मूल रूप से तभी प्रभावी होता है जब इक्विलिब्रियम स्थिति से थोड़ी दूर अल्प डिस्प्लेसमेंट होता है। और हमें यह भी ध्यान देना चाहिए एक और महत्वपूर्ण बात पर, यदि मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग बल दूसरी डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग बल विपरीत डायरेक्शन में निर्देशित हैं। अब हम इस भौतिक घटना से प्रेरित होकर अपने भौतिक प्रश्नों में से पहले का जवाब दे सकते हैं कि रिस्टोरिंग बल डिस्प्लेसमेंट के किसी फंक्शन के आनुपातिक है, और यहाँ आप जो ऋणात्मक चिन्ह देखते हैं वह दर्शाता है कि रिस्टोरिंग बल और डिस्प्लेसमेंट विपरीत निर्देशित हैं। यदि यह देखते हैं तो हम यह नहीं जानते हैं कि f के x फंक्शन का कौन सा प्रकार है, परंतु हम यह जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब f ऑफ x को शून्य होना चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग बल शून्य होता है जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। सबसे सरल धारणा जो इन सभी बाधाओं के अनुरूप है वह यह है कि f के x के संदर्भ में लीनियर है। दूसरे शब्दों में आप यह उचित धारणा लगा सकते हैं कि कम से कम छोटे विस्थापन के लिए तो रिस्टोरिंग बल आपके द्वारा दिए गए डिस्प्लेसमेंट की मात्रा के आनुपातिक होता है, जिसका मतलब है कि f के x के इक्वल है।
आप उसे यहाँ प्लग इन कर सकते हैं और फिर हम इस रिस्टोरिंग बल के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसलिए रिस्टोरिंग बल अब s गुणा x के माइनस के इक्वल है। तो यह एक ऐसा कांस्टेंट है जो अब मैंने यहाँ पर आनुपातिकता साइन से छुटकारा पाने के लिए प्रस्तुत किया है और जिसे स्टिफनेस कांस्टेंट कहा जाता है। इससे पहले कि हम स्टिफनेस कांस्टेंट के बारे में कुछ भी कहे, चलिए हम इस स्टिफनेस कांस्टेंट s के डायमेंशंस के बारे में देखते हैं। तो s सरल शब्दों में fr को x से डिवाइड करना ही है, इसलिए इसके डायमेंशंस बल को विस्थापन से भाग करने जैसा ही होगा और बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो मेरे पास mL/-2 पे चढ़ाया हुआ l से भाग किया हुआ स्टिफनेस कांस्टेंट r की डायमेंशंस सिर्फ m गुणा t को पावर 2 में चढ़ाया हुआ है। जैसा कि उसका नाम दर्शाता है, स्टिफनेस कांस्टेंट किसी प्रकार से सिस्टम की सख्तता का माप है। यह उस बल का एक माप है जिसे आपको इकाई विस्थापन प्राप्त करने के लिए डालना पड़ेगा। विस्थापन द्वारा यह बल हमें यही बताता है। यूनिट विस्थापन को प्राप्त करने के लिए कितना और बल डालना आवश्यक है बताता है कि किसी तरह से तो सिस्टम बहुत सख्त है, आपको वास्तव में और भी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ा सा भी, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जितना भी विस्थापन प्राप्त करना है। अब इन सभी के उपयोग से हम अपने सरल मॉडल को लिखेंगे। रिस्टोरिंग बल ही वह चीज है जो आपको द्रव्यमान गुणा त्वरण देता है। मैं इस समीकरण को पुनः द्रव्यमान गुणा त्वरण से लिख सकता हूं और वह माइनस गुणा विस्थापन के इक्वल है। अब इसे आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है और इस मानक रूप में लिखा जा सकता है d² x/dt² से, जो कि त्वरण है, प्लस s/m से गुणा विस्थापन से है, जो इक्वल है 0 के। मेरे पास जो है वह एक सेकेंड ऑर्डर साधारण डिफरेंशियल समीकरण है जो ऑसिलेशन को वर्णित करता है। आप यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं। हम इस बॉब के ऑसिलेशन से प्रेरित हुए थे यह लिखने के लिए यह इंसट्स की रिस्टोरिंग बल विस्थापन के आनुपातिक है और ऋणात्मक चिह्न था, और उससे हम यह प्राप्त करते हैं। यह मूल रूप से गति का एक समीकरण है जो इस बॉब की गति को वर्णित करता है। लेकिन यदि आप यहाँ इस समीकरण को देखें तो यह पेंडुलम से वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं रखता है। असल में पेंडुलम का कुछ भी नहीं। आइए उदाहरण के लिए कहें इस स्ट्रिंग के टुकड़े की लंबाई, जो इस समीकरण में आता ही नहीं है, जो यह स्पष्ट भी नहीं करता है कि यह इस पेंडुलम का वर्णन करता है जो मेरे पास यहाँ है। परंतु दूसरी ओर यह समीकरण सभी ऑसिलेटरी घटनाओं का वर्णन करता है, जब तक कि आप एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक धारणा से जुड़े रहते हैं, जो हमने माना था कि रिस्टोरिंग बल ऋणात्मक चिह्न के साथ विस्थापन के आनुपातिक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़कर इस पेंडुलम से उसकी परीक्षण करें, आइए इस समीकरण को थोड़ा सा भिन्न रूप में पुनः लिखें। ऐसा कुछ जो हमारे लिए उपयोगी है वह इस क्वांटिटी s/m की डायमेंशन है, और s को हमने पहले से ही देखा है कि उसके डायमेंशन है। हमने देखा कि s के डायमेंशन m गुणा t से -2 की पावर भाग m से है, जिसका अर्थ है यह t से -2 की पावर है। इसलिए क्वांटिटी s भागा m के डायमेंशन 1/टाइम स्क्वायर्ड है। कहीं पर यह क्वांटिटी s/m सिस्टम में टाइम स्केल से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम देखेंगे कि यह टाइम स्केल क्या है, और इसे आसान बनाने के लिए चलिए इस समीकरण को पुनः ऐसे लिखते हैं: d² x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल है 0 के, जहां मैं इस क्वांटिटी ओमेगा² को s/m से पहचानता हूं। हमने पेंडुलम के साथ जो देखा उससे प्रेरित होकर यह इंसट्स बनाया कि रिस्टोरिंग बल विस्थापन के आनुपातिक है। निर्णायक ऋणात्मक चिह्न के साथ और फिर कुछ सरल चरणों के साथ हम यहाँ इस समीकरण पर पहुँच गए। और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह संभवतः छोटे ऑसिलेशन के लिए मान्य है।
और यह क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर जो हमने यहाँ नीचे लिखा है किसी चीज़ के इन्वर्स से संबंधित है जिसके पास सिस्टम में टाइम स्केल के बारे में जानकारी है। यहाँ पर यह क्वांटिटी कैपिटल टी मात्र सिस्टम के टाइम पीरियड से संबंधित है। और वास्तव में इस समस्या में जैसे कि इस पेंडुलम में सिस्टम में केवल एक टाइम स्केल था जो कि केवल टाइम पीरियड या बॉब के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने और वापस शुरुआती पॉइंट तक आने के लिए टाइम ठीक है। यह कैपिटल टी टाइम पीरियड एक पूर्ण सर्किट या एक पूर्ण ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए लिया गया समय है। अब हमारे पास गणितीय समीकरण है जो छोटे ऑसिलेशन को वर्णित करता है। अब चिंता का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह सही है। हम कैसे जानते हैं कि हमने पेंडुलम को देखने और हमारे अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर जो व्युत्पन्न किया है और उससे इस सरल समीकरण को एक साथ जोड़कर बनाया है, क्या वह राइट है? इसका जवाब देने का तरीका है कि वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। चलो इस गणितीय समीकरण पर आधारित कुछ भविष्यवाणी करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट के साथ यह जांच करें कि यह मेल खाता है या नहीं, जो कि वही है जो हम अभी यहाँ करने जा रहे हैं। और आइए उसे जांचें। हम हमारे यहाँ जो सिस्टम है मतलब कि पेंडुलम उससे, लेकिन फिर से हमें यह याद रखना चाहिए कि यहाँ जो समीकरण लिखा गया है वह पेंडुलम को बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है। यह सामान्य रूप से सभी ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए मान्य है बशर्ते कि आप स्मॉल ऑसिलेशन के कार्यक्षेत्र में हों। इस जगह पर यही दावा है हमारे पास, और अब हम इसे पेंडुलम से जांचेंगे। जब हम पेंडुलम पर जाते हैं तो हमें विशेष रूप से पेंडुलम के लिए गति के समीकरण को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मैंने यहाँ एक पेंडुलम का एक रेखाचित्र बनाया है। मेरे पास L लंबाई की स्ट्रिंग है और एक बॉब है जिसका द्रव्यमान m है। और यदि मैं इसे थोड़ा सा इधर खींचता हूं तो विस्थापन या एंगुलर विस्थापन थीटा है और यहां दूरी x है तो x और थीटा एक दूसरे से ऐसे संबंधित है कि x इक्वल है L टाइम्स थीटा के। जब आप बॉब को इक्विलिब्रियम स्थिति से विस्थापित कर देते हैं तब इस पर लगने वाले विभिन्न बल क्या हैं। जब वह यहाँ है तो स्पष्टतः ही भार होगा जो नीचे की डायरेक्शन में सक्रिय है, अर्थात द्रव्यमान गुणा त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण है mg। और फिर इस ऊर्जा को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, एक जो रिस्टोरिंग बल की डायरेक्शन में है, दूसरा जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह mg cos थीटा होगा। यह आप पर छोड़ देते हैं कि यह पता लगाए कि यह कैसे आया। यह सामान्य वेक्टर का रिजॉल्यूशन है और रिस्टोरिंग बल की डायरेक्शन में, अतः इस लंबाई के साथ यह है mg sin थीटा। अब हम गति का समीकरण लिखने के लिए तैयार हैं जो इस बॉब की गति का ठीक रीति से वर्णन करेगा। mx डबल डॉट जो इक्वल है रिस्टोरिंग बल के जो कि माइनस mg sin थीटा है और यहाँ x डबल डॉट को L और थीटा से बदला जा सकता है, इसलिए उसे ऐसे लिख सकते हैं ml थीटा डबल डॉट जो माइनस mg sin थीटा के इक्वल है। और शायद मुझे यह उल्लेख करना चाहिए था, यह डबल डॉट दूसरा डेरिवेटिव दर्शाता है, तो x डबल डॉट का मतलब होता है डी स्क्वायर x बटा डी टी स्क्वायर से। यह एक परिपाटी है जो हम इस पूरे पाठ्यक्रम में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ वापस इस समीकरण में यह m और m कैंसिल होगा। मैं इस समीकरण को फिर से ऐसे लिख सकता हूँ कि यह डबल डॉट इक्वल है माइनस जी बटा एल साइन थीटा। यदि आप छोटे ऑसिलेशन के लिए लिखी गए अपने समीकरण पर वापस जाएं तो ऐसा लगेगा कि डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल है 0 के। लेकिन हमारे पास जो समीकरण है वह काफ़ी हद तक ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में ला सकते हैं बशर्ते हम यह धारणा बना लें कि एंगुलर विस्थापन कम होना चाहिए।
जब मैं यह कहता हूं कि एंगुलर विस्थापन छोटा होना चाहिए, मेरा मतलब है कि थीटा 1 से बहुत कम होना चाहिए। जिस स्थिति में मैं साइन थीटा को सिर्फ थीटा से प्रतिस्थापित कर सकता हूं, मैं तब इसे ऐसे लिख सकता था थीटा डबल डॉट प्लस बटा एल इन थीटा शून्य के इक्वल है। अब यदि आपको यह याद हो कि हमने अभी जो इक्वेशन लिखा है वह उस समीकरण के समान है जो मेरे पास यहाँ पर है। उम्मीद है कि यह हमारे लिए इस पेंडुलम की गतिकी का वर्णन करेगा। लेकिन हम आगे इस जी बटा एल को ओमेगा स्क्वायर से जोड़ सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ओमेगा इक्वल है 2 पाई बटा टी के, यदि आप ओमेगा को 2 पाई बटा टी के इक्वल डालते हैं और उसे सरल बनाते हैं तो आपको टी जो पेंडुलम की समय अवधि है उसके लिए एक एक्सप्रेशन मिल सकता है, जैसे 2 पाई गुणा स्क्वायर रूट एल बटा जी का। यह वह परिणाम है जो हम एक एक्सपेरिमेंट में जांच सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक और ऑसिलेटरी सिस्टम पर भी आइडिया कर सकते हैं। इस स्थिति में मेरे पास जो है वह स्प्रिंग तथा द्रव्यमान है जो इस तरह से किसी सहारे से लटक रहा है। और अगर मैं इस सिस्टम को कुछ नहीं करता हूं, मोटे तौर पर यह वही जगह है जहां द्रव्यमान रहेगा जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। और जैसा कि सामान्य रूप से होता है, हम उस द्रव्यमान m की स्थिति को इक्विलिब्रियम स्थिति मान के चलेंगे। वह वही जगह है जहां ब्लॉक पर नेट बल शून्य है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर विस्थापित करता हूँ, इस डायरेक्शन में x मात्रा से स्प्रिंग का विस्तार हुआ है। जब ऐसा होता है तो फिर एक रिस्टोरिंग बल होगा जो ब्लॉक को अपनी इक्विलिब्रियम स्थिति में वापस ले जाएगा, तो यह दोलन शुरू करेगा। यहाँ फिर से हम वापस जा सकते हैं और एक समीकरण लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से यह द्रव्यमान गुणा डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर है, जिसे मैं एक्स डबल डॉट के रूप में लिखता हूं, और वह इक्वल है, वास्तव में वह माइनस चिन्ह सहित विस्थापन के आनुपातिक है और यहाँ पर कांस्टेंट के हैं और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ इस मामले में इसे मानक रूप में लाना बहुत आसान है। एक्स डबल डॉट प्लस के बटा एम बटा एक्स इक्वल है 0 के। आप देख सकते हैं कि मैं सीधे ही ओमेगा स्क्वायर का मान के बटा एम से लिख सकता हूं। और मैं टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, वह 2 पाई स्क्वायर बटा टी स्क्वायर इक्वल है के बटा एम से। टी स्क्वायर इक्वल है 4 पाई स्क्वायर गुणा एम बटा के। यह मुझे टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन देगा जो कि 2 पाई गुणा एम बटा के की रूट है। एक बार फिर से हमारे पास टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन है, इस बार एक स्प्रिंग के सिस्टम के लिए जिसमें m द्रव्यमान का ब्लॉक लटका हुआ है और सरल हार्मोनिक गति को क्रियान्वित कर रहा है। हमने जिस पेंडुलम के उदाहरण से शुरुआत की थी उस पर आधारित इस मॉड्यूल को संक्षिप्त करने के लिए हमने यह इंसर्ट्स बनाया कि रिस्टोरिंग बल ऋणात्मक चिन्ह सहित विस्थापन के आनुपातिक है। वही केवल वह केंद्रीय भौतिकी है जिसे हमें सीखना होगा और उससे हमें गति का समीकरण प्राप्त होगा, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल है 0 के। और निश्चित रूप से और विस्तृत जानकारी के लिए इस समीकरण को हल करना होगा, जिसे हम अगले मॉड्यूल में करेंगे। लेकिन इसे हल किए बिना भी हम इस समीकरण की वैधता का परीक्षण ले सकते हैं, केवल टाइम पीरियड के बारे में जानकारी निस्सारण करके। और यह टाइम पीरियड जो कि हमें इस सिद्धांत से मिलता है उसे एक्सपेरिमेंट से मिली जानी वाली से मिलाते हुए एक्सपेरिमेंट से तुलना करने से पहले आइए देखें कि हमें सैद्धांतिक रूप से क्या उम्मीद करना चाहिए।
अभी ही व्युत्पन्न की गई समीकरण के आधार पर टाइम पीरियड केवल पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करती है। अतः हमारे पास जो सेटअप है उसमें पेंडुलम की लंबाई 0.25 मीटर है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसलिए यदि आप इन सभी संख्याओं को इसमें डाल देते हैं तो हमें यह बताता है कि सिद्धांत के आधार पर अपेक्षित टाइम पीरियड 1 सेकंड है। अब चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इस प्रकार बॉब को चलाएंगे और इसे 10 बार ऑसिलेट करेंगे और फिर टाइम पीरियड की गणना करेंगे। जब 10th ऑसिलेशन पूर्ण होता है तो हमने देखा कि उसे 10.22 सेकंड लगा है। 10 ऑसिलेशन के लिए लगने वाला समय 10.22 सेकंड है, जैसा कि हमने अभी अभी मापा गया है। टाइम पीरियड 10.22 सेकंड है। 10 द्वारा विभाजित किया और वह 1.02 सेकंड के आसपास है। हम देख सकते हैं कि हमने जो सैद्धांतिक रूप से अपेक्षित किया था जो कि 1 सेकंड है और जो प्रायोगिक रूप से मापी गई थी जो कि 1.02 सेकंड है, दोनों के बीच बहुत अच्छा मेल है कि प्रायोगिक त्रुटियों के अंदर यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छे कारण है कि हमने छोटे ऑसिलेशन के बारे में जो धारणाएं बनाई थी और इस पेंडुलम की गति का वर्णन करने के लिए हमें प्राप्त इक्वेशन राइट हैं।